तीन राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत ने पार्टी में नई जोश डाल दी है, नई जान डाल दी है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन और आप देख रहे हैं द सोरेन शो। तीन राज्यों के चुनाव परिणाम ने बीजेपी को अपने उम्मीदों से ज्यादा दिया है, हासिल किया है। बीजेपी ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ भी वापस कांग्रेस से ले ली है। झारखंड एक ऐसी राज्य है जो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गंवाई है। अगर झारखंड के इतिहास को देखें, इनके 23 वर्षों के इतिहास को देखें, तो सबसे ज्यादा बीजेपी को शासन करने का मौका मिला है। बीजेपी जाहिर है 2024 के विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी अच्छा परिणाम करना चाहेगी। झारखंड भी वापस यूपीए से या कांग्रेस से, जेएमएम से हासिल करना चाहेगी। क्या होगा फॉर्मूला 2024 का? बीजेपी ने उन सीटों पर जीत हासिल की है जहां जनजातीय वोटरों की संख्या, तादाद ज्यादा है। आज हमारे साथ इस शो में बात करने के लिए हैं शिवशंकर उरांव, पूर्व विधायक हैं और झारखंड प्रदेश एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। स्वागत है उनका इस शो में। शिवशंकर जी, आपका स्वागत। नमस्कार नमस्कार, जोहार जोहार। चलिए हालिया रिजल्ट से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ का मुकाबला थोड़ा मुश्किल जरूर था, मध्य प्रदेश में पार्टी थोड़ी आश्वस्त थी, राजस्थान भी पूरे सिरे से आश्वस्त नहीं थी कि बीजेपी वहाँ बहुमत से ज़्यादा आंकड़े लेकर आएगी। लेकिन जो आंकड़े आए, जो रिजल्ट आए, मुझे लगता है कि बीजेपी को भी शायद उतनी उम्मीद नहीं थी कि बहुमत से इतना ज़्यादा अंक वो हासिल कर लेगी। देखिए, आप कह सकते हैं कि बीजेपी को उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी आश्वस्त थी। वह इसलिए आश्वस्त थी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। अभी सोशल मीडिया के दौर में जहाँ थोड़ा काम करता है, अधिक लोग उसको सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही कि काम करो, कुछ वैसे चीज़ों को सिर्फ सोशल मीडिया में लाओ जिसको दिखाने की ज़रूरत हो, और सतत निरंतर कार्य करते रहो। और आप इस बात को जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव तक पहुँचे, पन्ना तक पहुँचे हैं, परिवार तक पहुँचे। और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो जनजाति कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने में मदद भी कर रहे हैं। और इसलिए लोगों को पता नहीं चला कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी क्या है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी बहुत स्पष्ट है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रिय प्रधानमंत्री, कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये जो स्लोगन है, निश्चित तौर पर आम जनता के दिलों को छुआ है। ये स्लोगन तो दूसरे राज्यों के चुनाव में भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन दूसरे राज्यों में वैसी आशातीत सफलता नहीं मिली। दूसरे राज्यों के चुनाव में से आपका मतलब तेलंगाना से है, मिजोरम से है। तो निश्चित तौर पर वहाँ संगठन का जो स्वरूप बनाया गया है, वह संगठनिक स्वरूप नहीं काम किया होगा। दक्षिण भारत हम अनुमान लगा सकते हैं। बीजेपी प्रवेश नहीं कर पा रही है, एंट्री नहीं मिल रही है बीजेपी को। तो उस प्रकार से संगठन के लोगों का जो निचले स्तर के हैं, उन्होंने उस तरह से मेहनत नहीं किया होगा। मेहनत किया भी होगा या थोड़े चूके होंगे। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा तो है, चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, है। परंतु उस भरोसा को पुख्ता करने में हो सकता है कि चूक हुई हो, जिसका परिणाम कर्नाटक की आगे यदि बात कहें तो कर्नाटक का बात कर सकते हैं, और तेलंगाना की भी बात कहें तो तेलंगाना की भी बात कर सकते हैं। अच्छा, इस बार के चुनावी नतीजों ने एक बात साबित की है कि अब जनजाति बाहुल क्षेत्रों में भी बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करती जा रही है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लें,
तकरीबन 4 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने अच्छी वोट्स हासिल किए हैं या जीत दर्ज की है। जो जो जनजाति बाहुल क्षेत्र है उसमें आपका सरगुजा का इलाका है, आपका बस्तर का इलाका है, जो जनजाति क्षेत्र हैं। क्या माना जाए कि अब जनजातियों में बीजेपी की एक्सेप्टेंस जो है, स्वीकार्यता बढ़ रही है, या बीजेपी अब जनजातियों के साथ चलने के लिए उनके कदम में कदम ताल मिलाकर चलने के लिए बीजेपी ने खुद को अपने स्वरूप में कुछ बदलाव किया है? मैं 2014 से पहले 2012 की बात आपको बताऊंगा। एसटी मोर्चा तो हमारा शुरुआत से ही काम कर रही है। 2012 में हमारा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक राजस्थान में हुई थी। हम लोगों ने आज़ादी के बाद से लेकर के जितने चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यों के विधानसभाओं के, उसका हम लोगों ने एक अध्ययन किया था। और वह अध्ययन भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा झारखंड ने किया था। हमारे उस समय झारखंड के प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में समीर उरांव जी थे। मैं उनका महामंत्री था। उन्होंने मुझसे कहा कि एक अध्ययन करो। तो मैंने एक अध्ययन किया था और उसमें बहुत स्पष्ट ये बात सामने आई थी कि मूल रूप से जो 10 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य हैं, उन राज्यों के विधानसभाओं में जो भी राजनीतिक दल सर्वाधिक सीट जीतता है, दूसरे दलों से अधिक सीट जीतता है, तो निश्चित तौर पर उसकी सरकार बनती है। वैसा ही लोकसभा में भी 47 आरक्षित सीटें हैं लोकसभा की। उसमें 30 से जिसका भी अधिक होगा, जिस भी राजनीतिक दल का अधिक होगा, वही केंद्र की सत्ता में सरकार बनाती है। ये इस बात को हम लोगों ने वहाँ पर उस कार्य समिति में रखा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते जी थे और इस बात को हम लोगों ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया था कि जब तक अगर राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर यदि हम लोगों को राज्य की सत्ता में लौटना है, तो हम लोगों को ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुरूप हम लोगों को काम करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद 2019 के बाद 2023 का बहुत मतलब जितना अधिक हम काम करते गए जनजातियों के बीच, और उतना ही अच्छा परिणाम हम सबको मिलता गया। और वहाँ चूँकि जब हमारा, जैसे झारखंड की बात आप करेंगे तो चूक गए हम लोग, तो हो सकता है कि हमारी चूक हुई हो, उसमें कई मुद्दे हैं और मुद्दों ने भी चुकाया, ऐसा मुझे लगता है। और परिवर्तन भी आम लोगों में होती है, परिस्थितियां भी बनती हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां हैं जिसका परिणाम ही होता है कि या तो आप सत्ता में हैं या सत्ता में नहीं। लेकिन कार्यकर्ताओं के लिहाज से मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। हर कार्यकर्ता अपने आप को पदाधिकारी नहीं मानता है, दायित्वधारी मानता है। एक दायित्व मिला है तो उस दायित्व के अनुसार वो कार्यकर्ता ही है, और कार्यकर्ता के रूप में यदि काम करने लगे तो उसका परिणाम अभी आप तीनों राज्यों में आपने देखा, परिणाम दिखाई दिया। 2019 में बीजेपी की हार जो झारखंड में हुई, उसमें सबसे बड़ी हार उनकी जनजातीय सीटों पर ही हार थी, जिसकी वजह से बीजेपी पिछड़ गई या बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई। मानते हैं इस बात को? एक बार और बोला जाए क्या? जो आरक्षित सीट है वहां बीजेपी जीतने में नाकाम रही 2019 के इलेक्शन में, झारखंड इलेक्शन में, इस वजह से ही बीजेपी पिछड़ गई। निश्चित तौर पर आप ये परिकल्पना आप कर सकते हैं कि पिछले 2014 के चुनाव में सर्वाधिक सीट दूसरे दलों से एक ही दल को जो मिलता है, सामूहिक रूप से विपक्ष के लोगों को मिला जरूर था, लेकिन एक ही दल को 11 सीटें मिली थी। 10 से ऊपर 11 सीटें मिली थी तो हमारी सरकार बन गई। और हालांकि बाकी सीटें अन्य दलों के पास अलग अलग थी, लेकिन किसी एक दल की बात जब आती है तो जिसके पास सबसे सर्वाधिक सीट होगा वही उसकी सरकार बनती है। देखिए 2019 की अगर हम बात करें,
जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार वर्तमान मौजूदा सरकार है, उन्होंने सबसे ज़्यादा काम या वोट अपने आरक्षित सीटों पर ही, रिजर्व सीट पर ही उन्होंने हासिल किए हैं। सबसे ज़्यादा सीट उन्होंने हासिल की। क्या लगता है कि रिजर्व सीट झारखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा 2024 में भी? बीजेपी के लिए ओवरऑल देखिए, हम लोग अगर बीजेपी इन सीटों को साधने में अगर नाकाम हो जाती है तो सरकार बनाने से वो दूर रह जाएगी। शेड्यूल ट्राइब मोर्चा के अध्यक्ष के नाते हम लोग के साथ नाकामी नहीं जुड़ी है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत पर स्वयं पर भरोसा है। यदि सब मिलकर के वो 28 सीटों में से 26 सीटें ले सकते हैं तो हम लोग उस 26 सीट को भी वापस रिटर्न कर सकते हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं में ये जज्बा है और उस लिहाज से ही हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उसका परिणाम 2024 में राज्य को भी मिलेगा। और लोकसभा की जो 5 सीटें हैं हमारी, एसटी मोर्चा के नाते 5 सीटें हैं और 3 और लोकसभा की 3 और सीटें हैं जिसमें हमारा जनजातीय समुदाय निवास करता है और प्रभावित भी करता है। हम लोग उस बात को भी महसूस करते हुए उसी तौर तरीके से हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि इस वक्त झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उन्हीं सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी उन जनजातीय सीटों पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो उनकी पकड़ यानी बीजेपी की पकड़ से दूर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो शिवशंकर उरांव जी से समझते हैं कि जनजातीय मंत्रालय बनाने के बाद भी भाजपा जनजातीय वोटरों को साधने में नाकाम रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं शिवशंकर उरांव जी, पूर्व विधायक हैं और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जनजातीय सीटों पर बीजेपी लगातार फोकस कर रही है और अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, उनके दौर में जनजातीय मंत्रालय का भी पहली बार गठन किया गया था जिसके मंत्री बाबूलाल मरांडी थे, आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बावजूद इनके 2.5-3 दशकों के बाद भी बीजेपी को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है जनजातियों का विश्वास हासिल करने में, क्या वजह है? देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जनजातीय मंत्रालय बनाना अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की झारखंड राज्य देना। झारखंड राज्य का आंदोलन सबसे पुराना देश में आंदोलन था, लेकिन सबसे बाद में मिला है। 72 सालों के आंदोलन के बाद झारखंड राज्य मिला और उस झारखंड राज्य को देने का वादा जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय अजय गृह मंत्री उन्होंने किया था, जो नेता किया था, सत्ता में आते ही सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो अलग राज्य दिया। और अलग राज्य देने के साथ साथ ही जो समाज कल्याण मंत्रालय था जिसमें एसटी एससी दोनों को देखा जाता था, उसको महसूस किया कि जनजातियों को विशेष रूप से देखरेख की ज़रूरत है उनके विकास के लिए। इसलिए उन्होंने अलग से एक मंत्रालय बना दिया और अलग मंत्रालय बनाने के बाद में अभी जनजातियों के बीच जो कार्य हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आज़ादी के पहले जो कार्य हुए थे उससे कहीं अधिक कार्य जनजाति मंत्रालय बनने के बाद, अलग से बनने के बाद हुआ है और उसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। रही बात राजनीतिक अप एंड डाउन्स का, उसमें मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं में जोश की जब कमी होती है तो हम लुढ़क जाते हैं। ये दोनों ही बात आप अपने जनजाति वोटरों को समझा नहीं पा रहे हैं या उनकी मानसिकता में ये बातें डाल नहीं पा रहे हैं कि झारखंड राज्य बीजेपी ने दिया है और जनजाति मंत्रालय का गठन बीजेपी की सरकार के दौर में हुआ। ये दोनों ही बात आप उनके जहन में नहीं डाल पा रहे हैं। ये भी आप कह सकते हैं जहन में डाल नहीं पा रहे हैं। ये जहन में तो है उनका, लेकिन उसके बीच में जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, वो सब्ज बाग दिखाने में तो हमारे अपोजिशन दल, चाहे जेएमएम की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे अन्य दलों की बात करें,
वो सब्ज बाग और सपना दिखाने में तो उनका कोई सानी नहीं है, और उन सपनों को तत्काल कैश बीजेपी कर क्यों लेते दूर हैं। रह जाती है सपना दिखाने से? बीजेपी क्यों? वो तो फैक्ट्स पर चलती भाई है, चुनाव उनके में लिए तो काम चुनाव करती में है, तो कर सब रही जायज है। और जब काम कर रही है तो उसका असर, सच का असर धीरे धीरे होता है, झूठ का असर एकाएक होता है, भ्रमित हो जाते हैं। और हमारा जनजाति समाज बहुत भोला समाज, बहुत शालीन समाज, और बहुत ही कहेंगे उसको बहुत सीधा समाज है। उसको तत्कालिक जो दिखाई देता है उसमें बहक जाता है। बहकने के कारण हुआ, लेकिन अब मैच्योर्ड हो रहे हैं, लेकिन अब परिपक्व हो रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया, ये छत्तीसगढ़ में भी दिखाई इसके दिया, मध्य परिपक्वता प्रदेश में आपको भी दिखाई छत्तीसगढ़ दिया, में और नजर आई। राजस्थान में भी दिखाई दिया। जी। और आने वाले समय में इस बात को आप भी महसूस करेंगे कि जनजाति समुदाय का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, और जो अपरिपक्वता या बीच के कालखंड में उनके ऊपर जो बाहरी प्रभाव पड़ जाता था, अब वो देखने लगा, उनका देखने का नजरिया बदला है। छत्तीसगढ़ चुनाव में झारखंड बीजेपी के नेताओं की बड़ी भूमिका रही। आपके गृह क्षेत्र या आपके विधानसभा क्षेत्र से चंद किलोमीटर की दूरी पर से ही छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शुरू हो जाता है। लगता है कि झारखंड पर उसका असर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा? स्वाभाविक रूप से पड़ता है। बेटी रोटी का लेना देना, उठना बैठना पड़ोसी राज्यों में होता है, उसका असर स्वाभाविक रूप से होता है। और जब इस तरह से बम्पर जीत हुई है तो कार्यकर्ताओं में, दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं में, तब तक मामले ठंडे हो जाएंगे? एक साल का वक्त है। नहीं होंगे, अब देख लीजिएगा, नहीं होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यही काम है कार्यकर्ताओं में कि वो लोगों को नींद में ना जाने दे, जगाए रखे। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया हुआ है, और कार्यकर्ता इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर कार्यकर्ता करने का ठान ले तो बदल सकता है, और बदलने के लिए सच बात को लोगों तक पहुंचाना। अगर थोड़ी कमी है तो हर कार्यकर्ता इस बात की समीक्षा, स्वसमीक्षा कर रहा है कि हम कहाँ नहीं कर पाते हैं या नहीं किए, उसका क्या परिणाम हुआ, और जो करेंगे तो उसका क्या परिणाम आएगा। बगल के राज्यों में जो हो रहा है उसका असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। 28 रिजर्व सीट जो आरक्षित सीट है झारखंड के, उसमें से सिर्फ 2 सीट पर आपके विधायक हैं, खूंटी और तुरपा। बाकी 26 सीट आपके लिए चुनौती है विधानसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 14 में से 2 सीट चाईबासा और राजमहल। उन दोनों सीटों के लिए और बाकी यहाँ 26 सीटों के लिए जनजाति मोर्चा की अपनी क्या प्लानिंग होगी कि आप सिर्फ छत्तीसगढ़ मॉडल को ही यहाँ पेश करेंगे, या फिर झारखंड के लिए कुछ अलग तरीके का मॉडल? निश्चित तौर पर राज दर राज प्लानिंग अलग अलग होता है। एसटी मोर्चा झारखंड यहाँ के परिप्रेक्ष्य में प्लानिंग कर रही है, और करके उसमें काम भी कर रही है। और आप कहेंगे कि बताइए क्या प्लानिंग है, तो निश्चित तौर पर अपनी रणनीति और प्लानिंग को नहीं बताया जाएगा। लेकिन मैं इस बात को, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलियातू में आने का, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आना हुआ था, क्या हम उसे भी एक रणनीति का हिस्सा मान लें? रणनीति ने वो स्वाभाविक हिस्सा है। 2021 में ये हमारे जनजातियों के लिए सबसे ये गौरव की बात है कि आज तक जनजातियों के लिए कोई ऐसा दिवस या कोई ऐसा दिन राष्ट्रीय राज्य स्तर पर नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश भर के जनजाति जो आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों को बलिदान दिया था, उनके बीच में से राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का जब चुनने की बात आई तो झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को चुना, और उनके कृतित्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस, उनके जन्म जयंती का दिन को चुना है। तो निश्चित तौर पर ये देश भर की जनजातियों के लिए मात्र 25 साल का एक नौजवान जिन्होंने उलगुलान किया था, यह छोटी बात नहीं थी। और पढ़ा लिखा भी बहुत नहीं था, वो एक साधारण तीसरी क्लास पास, मिडिल क्लास पास व्यक्ति था। उसने जो कार्य किया अपने बहुत कम समय में, अपने जीवन के कम समय में, यह अद्वितीय है, यह ऐसा किसी ने नहीं किया। और उस बात का रिकॉग्निशन, उस बात का पहचान और उस बात की स्वीकृति उससे पहले केंद्र सरकार, उससे पहले राजनाथ सिंह भी आए थे, उससे पहले अमित शाह जी भी आए थे, वहाँ उलियातू आए थे, शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत हुई थी, उसका भी नतीजा बहुत अच्छा आया नहीं।
प्रधानमंत्री के आने से कि हम कितनी तस्वीर की बदलने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी का सोच अलग है और उनका जहाँ जहाँ भी उनका कदम पड़ते हैं। अब यही आप देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का जो जेल था जहाँ उनके प्राण गए थे, उनकी मृत्यु हुई थी, उसको जनजाति संग्रहालय के रूप में विकसित कर दिया। किसने सोचा? देश भर में ऐसे संग्रहालय बन रहे हैं, किसने सोचा? सरकारें तो आई गई, राज्य में भी सरकार रह रही हैं और केंद्र में भी कई सरकारें रही हैं, लेकिन उन्होंने जनजातियों के लिए इस लेवल पर, इस स्तर पर बिल्कुल नहीं सोचा। इसलिए उनका शुरुआत में ही, आप जिस समय 2014 में उन्होंने जो प्राथमिकता तय की, 10 प्राथमिकताओं में जनजाति का कल्याण का भी एक प्राथमिकता था और उसको वो कार्य रूप में दे रहे हैं। और उनका आना प्रधानमंत्री के रूप में, जनजाति गौरव दिवस देने के बाद में उस व्यक्ति का जन्म स्थल को देखने की किसी की भी उत्कंठा होगी, किसी की भी जिज्ञासा होगी और किसी को भी जरूर लगेगा कि जब उसके नाम पर ये हुआ है, उसके नाम पर इतनी जानकारी है, तो उस स्थल को नमन जरूर करना चाहिए। और वो नमन करने के लिए जनजाति गौरव दिवस के दिन उली हाथों आए, नमन करने आए, उन्हें याद करे, उनकी स्मृति में कुछ काम हो, इस पर किसी को कोई परहेज नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री से कुछ झारखंड ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों की कुछ आशाएं भी हैं। उनमें सबसे बड़ी आशा है सरना धर्म कोड, जिस पर बीजेपी या कुछ संगठनों ने कहा था कि प्रधानमंत्री झारखंड की धरती से ही उसकी घोषणा कर दे, सरना धर्म कोड की। आपकी क्या राय है? देखिए, सरना बीजेपी की क्या राय है सरना धर्म कोड को लेकर? बीजेपी की राय मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 2014 में 2013 में इस विषय को पार्लियामेंट में रखने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही एक सदस्य, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के हमारे युवा नेता सुदर्शन भगत जी ने उठाया था। पार्लियामेंट के पटल पर भी पूछा था कि क्या केंद्र सरकार सरना धर्म कोड देने का विचार रखती है अथवा नहीं रखती। और साथ ही साथ उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उसको भी व्यक्तिगत रूप से पत्र भी लिखा था कि उनका क्या विचार है। उन्होंने अपने पत्र को भी जनजाति मामलों के मंत्रालय को भेजा था और उस समय मुझे कहने में यही जेएमएम के सपोर्ट में, यही राजद के सपोर्ट में केंद्र में सरकार चल रही थी। उस सरकार के मंत्री ने एक जवाब लिखा और उसमें 5 बिंदु दिए और 5 बिंदुओं में साफ साफ पहला ही लाइन है जिसमें यही कांग्रेस जो अभी झारखंड में सरकार चला रही है जेएमएम के साथ और राजद, ये तीनों, और यही कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने केंद्र में जो जनजाति मंत्रालय के, उन्होंने पहला वाक्य में ही लिखा कि सरकार किसी तरह से धर्म कॉलम देने के लिए विचार नहीं कर रही। और उसके बाद तो अपना तर्क उन्होंने, चलिए तब तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दिया अब जब बीजेपी की सरकार है तो अब बीजेपी की सरकार क्यों? तो अब बीजेपी की सरकार भी की यह सवाल तो उस क्यों समय नहीं उठा रहे आपके विधायक? हमारे रामेश्वर उरांव जी एसटी कमीशन के चेयरमैन थे। ये सारी प्रक्रियाएं जब होती हैं, जनजातियों से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, तो गृह मंत्रालय है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है और राष्ट्रीय जनजाति आयोग है, ये सभी उस काम को करते हैं। क्यों नहीं किया? और आज वो जानते हैं, उनका जवाब तो मिल गया है, टेक्निकली विषय है, संवैधानिक विषय है, उसका जवाब तो बहुत ना में आया है। और उनका स्पष्ट तर्क है कि अगर किसी ना को हाँ में बदला जा सकता है। आपकी सरकार ये बीड़ा उठाएगी? नहीं, इस पर तो हम लोग विचार कर ही रहे हैं। मतलब क्या रास्ता हो सकता है, मोर्चा की तरफ से क्या रास्ता हो सकता है, कैसा होगा। लेकिन वो तकनीकी जो विषय है उसको तो उस समय भी सरकार ने तकनीकी पक्ष को बताया कि ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से नहीं की जा सकती हैं। यहाँ 100 प्रकार के उसमें लिखा है, 100 प्रकार के जनजाति, उससे भी अधिक हैं, अपने अपने धर्म को अपने तरीके से मानते हैं और उसको संबोधित करते हैं। हम किस नाम को स्वीकार करें? इसीलिए झारखंड सरकार ने जो विधानसभा से पारित किया था उसे सरना आदिवासी धर्म कोड कहा था, यानी आदिवासी शब्द को उन्होंने रखा था। यानी आदिवासी धर्म कोड की पैरवी कर सकते हैं आप लोग? चलिए सरना को भूल जाते हैं। सुरेंद्र जी, मैं तकनीकी विषय, विधानसभा और लोकसभा की जब आती है तो संवैधानिक और तकनीकी विषयों पर मैं बात करना चाहूँगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि राज्य सरकार का है हैसियत? वो सिर्फ राजनीतिक एक स्टंट था
नहीं, कि हम भेज देते हैं, वो तो जानती है कि नहीं होना है। मैं भी कमोबेश आपसे सहमत हूं, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है। इन परिस्थितियों में क्या आदिवासियों की इस आकांक्षा को पूरा करने की काबिलियत या जोखिम उठाने, ये विचार हो रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वक्त हुआ है ब्रेक का। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। ये विचार हो रहा है, परंतु क्या तकनीकी जो पक्ष है, संवैधानिक पक्ष, कानूनी पक्ष है, क्या कल था वो बदल गया है क्या? हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है। इस पर निश्चित तौर पर जनजातीय हित में चिंता बिल्कुल। और आप भारतीय जनता पार्टी करेगा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपसे लोगों की उम्मीदें थोड़ी ज्यादा होगी इस मसले में। कुछ और जनजातीय मुद्दों पर जो झारखंड में मौजूद हैं, उन मुद्दों पर हम शिवशंकर उरांव जी से जवाब चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में हमारे साथ आज शिवशंकर उरांव जी हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं जनजातीय मोर्चा के। जनजातीय मामलों पर बातचीत पिछले सेगमेंट से हमने शुरू की थी, अब उस सिलसिला को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। झारखंड सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है कि CNT SPT एक्ट के तहत जो थाना क्षेत्र है वो 1950 के थाना क्षेत्र के अनुरूप होगी। क्या इसे जनजातीय के पक्ष में मानते हैं इस फैसले को, इस निर्णय को? देखिए, CNT SPT एक्ट का जो विषय है, वास्तव में ये अगर निरपेक्ष होकर कहूँगा तो बर्रे का छत्ता है। जो छेड़ेगा वो छूटेगा। 2019 में भी ये हम लोगों ने देख लिया, रघुवर दास ने छेड़ा और वो छूट गए। ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, जनजाति समाज के भावनाओं को समझने का विषय। जमीन का जो विषय है जनजाति का, बहुत सेंसिटिव विषय है, और उसके जमीन का विषय को दुर्भाग्यवश, दुर्योगवश, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, कोई भी राजनीतिक दल उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। माटी का जो विषय है उसके लिए प्राण दे देगा। उलगुलान माटी के लिए हुआ। देश के अंदर जनजाति जहाँ जहाँ भी लड़े हैं तो अपने ज़मीन को बचाने के लिए लड़े हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़े हैं, और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए लड़े हैं, अपने समाज को बचाने के लिए लड़े हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी सिर्फ ये है जो उनके जीवन यापन के तो जो साधन है, संसाधन है, जिसको वो बचाने के लिए ही उनका युद्ध अंग्रेजों से भी हुआ, मुगलों के साथ भी हुआ, और जो भी सामने आए उनके साथ हुआ। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊंगा, आप गांव देहात में रहते हैं, आप देखते हैं एक बित्ता ज़मीन के लिए आपस में मारकाट हो जाती। क्यों? मतलब एक हाथ ज़मीन किसी को चला ही गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन नहीं, वो सेंसिटिविटी को समझिए, उसकी संवेदनशीलता को समझिए, और उस जुड़ाव को समझिए। और ज़मीन को लोग उसको उपयोगिता का एक माता कहा जाता है, और वास्तव में अगर धरती माता कोई मानता है तो वो जनजाति समाज अपने धरती को मानता है। ये बदलाव चूंकि समय समय पर संविधान में भी बदलाव हुए हैं, कई कानूनों में बदलाव हुए हैं, संशोधन हुए हैं। हाँ, यह संशोधन क्या आदिवासियों के पक्ष में नहीं है या पक्ष में है? मैं उसके पहले की बात बता रहा हूँ। उलगुलान के बाद 1908 के सर्वे के बाद ही ये CNT एक्ट बना है। आप क्या समझते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसे ही लोग दान में दे दिया? ये युद्ध संधि है। उनको जब समझ में आ गया कि जनजाति समाज हमारे साथ लगातार 200 साल तक क्यों लड़ रहे हैं, 150 साल से जब से हम लोग इस इलाके में आए क्यों लड़ रहे हैं, जब उनको पता चला कि इनकी ज़मीन के प्रति इनका बहुत लगाव है, और इसको देवता माता जो भी है, मातृभूमि के प्रति उनका बहुत निष्ठा है, इसको हम लोग सुरक्षित कैसे रखें, उन्होंने प्रावधान दिया। और ये एक युद्ध संधि है, और हम लोग अंग्रेजों ने लिखा विद्रोह है। आपकी अधीनता ही हमने स्वीकार नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। भले जंगल में जाना पड़ गया हो, नहीं किया वो, और नहीं किया, और युद्ध लड़ा, विद्रोह नहीं किया। और युद्ध को उन्होंने लिखा कि ये विद्रोह किया। विद्रोह तो तब होती है ना जब व्यवस्था को आपने स्वीकार कर लिया और उसके खिलाफ खड़े हो गए, वो विद्रोह कहलाता है। लेकिन जैसे ही आए आपके साथ लड़ता ही रहा। मैं फिर आऊँगा कि इसीलिए
वो CNT एक्ट बना था। और ज़मीन को, सिर्फ ज़मीन नहीं, ज़मीन के साथ उनकी संस्कृति, उनका रीति रिवाज, उनका जीवन यापन का तौर तरीका, उनका परंपरागत व्यवस्था, उनका सामाजिक नियम, इन सभी चीज़ों को उसमें मान्यता दी गई है। जब CNT SPT में इतना वायलेशन हो रहा है, ज़मीन की लूट मची हुई है, होड़ मची हुई है, कई संगठन इस बात का दावा करते हैं कि राज्य में CNT SPT कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या वक्त की ये डिमांड हो सकती है या ज़रूरत हो सकती है कि हम इस कानून में संशोधन करें अपने जनजातीय स्वभाव और जनजातीय ज़रूरतों के मुताबिक? देखिए, इस विषय को बहुत स्पष्ट मुझे कहना है। हर व्यक्ति जनजातियों का हित को अपने चश्मे से देखता है और कहता है कि यही सही है। कोई जनजाति को पूछने नहीं जा रहा है। पूछना चाहिए ना। आपके लिए हम सोच रहे हैं ऐसा, तो आप इसमें सहमत है कि नहीं? इसमें आप कैसे सोचते हैं? सरकार में हम बैठ गए हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने चश्मे से देख करके सोचते हैं कि अच्छा कर रहे हैं। और आपका ये चश्मा क्या पहले देखता है? की सरकार ने भी वही किया, इस सरकार ने भी वही किया। जनजाति से पूछना पड़ेगा। जनजातियों के ज़मीन से संबंधित, उनके संस्कार के से संबंधित CNT एक्ट है, उनके सामाजिक नियमों से संबंधित एक्ट है। तो आप क्या उनके साथ परामर्श नहीं करेंगे कि वो क्या चाहते हैं? इसलिए जनता से परामर्श करना चाहिए। आप पावर में है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसको बदल डालें। ये जनता और आदिवासी जनता और जनजाति जनता के साथ तो निश्चित तौर पर आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा अपने तरीके से वो बोलता नहीं है, करता है। देखिए, झारखंड में जिस तरह की जनजातीय कानूनों की अनुपालन की, चाहे पेशा का हो, 5वीं अनुसूची की बात हो, CNT SPT की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, इन सब मुद्दों में बीजेपी का स्टैंड या तो ढुलमुल रहता है या फिर विरोधाभासी रहता है। यही वजह है कि जनजातियों से बीजेपी जुड़ नहीं पाई, आपको ऐसा लगता है? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। स्थानीयता का नीति पर मैं बात कर रहा हूँ। विगत भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने उसको लागू किया था। क्या कारण है? आते ही उसने आपने रद्द कर दिया और अभी तक आपने उसको स्पष्ट नहीं किया है। 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीयता करेंगे, आप ही ने वादा किया था ना। JMM ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, लेकिन उसने क्या किया? उसने तो कुछ नहीं किया अभी तक। इसलिए इस बात को जनता भी अब समझने लगी है कि JMM जो कहती है वो करती नहीं है। सिर्फ भावनाओं को हम टच करें और भावनाओं को कैसे कैश करें, ये कोशिश में लगी रहती है। एक सफलता 2019 में मिला तो उनको लगता है कि आने वाला समय में भी वही करेंगे, लेकिन काठ की हांडी में बार बार खाना नहीं पकता है। जनता समझदार हो गई है। आधी दर्जन योजनाएं ऐसी है जिसमें अबुआ का शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यही दुर्भाग्य है देश। क्या ये अबुआ हो पाएंगे? बीजेपी अबुआ हो पाएंगे? देखिए, जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, अबुआ कहने में कोई फर्क नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी मंशा और नीयत ठीक होनी चाहिए। आप बीजेपी ने कई योजनाएं प्रारंभ की थी, आप आते ही उसको क्यों बंद कर दिए? क्यों कंटिन्यू नहीं किए? क्या वो जनहित में नहीं थे? वो इसलिए आपने नहीं किया क्योंकि उसको लाभ मिलेगा। अरे भाई, जो काम करेगा उसको निश्चित तौर पर लाभ, और काम के आगे में जनता देखती है, जो काम करेगा उसके साथ में रहेगी। लेकिन अब उसको बंद किया और उसका वही नई बोतल में पुरानी शराब डालने का प्रयास आपका है। अच्छा, इसको जनता समझ रही है। बीजेपी की जुबान पे 2-3 शब्द चढ़ते नहीं है। जल जंगल जमीन का मुद्दा बीजेपी के ऊपर वो परत नहीं बना पाती। जब तक लगता है कि आपको जल जंगल जमीन का मुद्दा के साथ जब तक बीजेपी खड़ी नहीं होगी, जनजातियों के साथ वो खड़ी नजर आएगी। जल जंगल ज़मीन का मुद्दा हमको ये बताइए, पिछले समय JMM हमारी जब सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तब इसी विषय को विपक्ष ने उठाया और उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा वातावरण ले आएंगे राज्य में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, सचमुच में आपने जो लाया है उसका कल्पना हम नहीं कर सकते, जनता भी नहीं कर पा रही। जो कहा उसके विपरीत काम हो रहा है। अब वही मैंने कहा कि अच्छी योजनाएं, चाहे आपने किया, हमने किया, किसी ने किया, जनहित की योजनाओं को कंटिन्यू रखना चाहिए।
और जिससे सीधा लाभ जनता को मिले। तो जिसको पहले मिल रहा था उसका रुक गया तो निश्चित तौर पर वो दुखी होगा, और उसको नाम बदल करके आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसी को करने में क्या हर्ज है भाई, कर लेते आप। अच्छा काम का तो परिणाम आप करो या मैं करूं या कोई करे, अच्छा का अच्छा परिणाम होता है। और जहां नियत खोट हो और हर चीज़ में आप राजनीति ढूंढेंगे तो जनता आज बल्कि सबसे बड़ा राजनीतिक आम जनता हो गई है, सबको देखती है, कहती नहीं है, समय पर जवाब दे देती। वैसे माना जाए तो बीजेपी तो 365 दिन पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहती है, लेकिन अभी लग रहा है कि सत्ता में बैठे हुए पार्टियां भी और बीजेपी भी चुनावी मोड में आ चुके हैं। देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है, इसके बाद फिर तो बिना सांस लिए फिर विधानसभा चुनाव में उतरना है। तो इस वक्त जो सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आपकी सरकार आपके द्वार, इस तरह के कार्यक्रम, हालांकि ये रघुवर दास के काल में ही शुरू हुआ था, अब लग रहा है कि हम चुनाव को बिल्कुल सामने देख रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल तो अपना लाभ हानि देखते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं, और ये जो कर रहे हैं वो आज का नहीं है, हमारे समय का ही है, और उसको कर रहे हैं, उसमें कितना लाभ मिल रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जनता को कितना न्याय मिल रहा है। अब द्वार द्वार चले जाइए और द्वार लेकर के खाली हाथ आप जाइएगा तो द्वार में तो आपको स्वागत करेंगे, लेकिन अगर कुछ दे करके नहीं जाइएगा, जो आशा रखता है जनता रखती है, वो नहीं दे के जाइएगा तो आपको नेग्लेक्ट कर देगा। तो ये चलता रहेगा, ये सब होता रहेगा, ये निरंतर चलती रहेगी। और दूसरी बात 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय रहने के कारण जीवंत संगठन का यही मूल लक्षण है, चलता रहेगा। बिल्कुल, लक्षण दिखाई भी दे रहा है। और अब तारीख भी करीब आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। द्वार की बात खत्म हुई है, तो अब ब्रेक के बाद जब जाएंगे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में अब हम इस अंतिम मुकाम पर आ गए हैं, अंतिम सेगमेंट पर आ गए हैं। हमारे साथ है शिवशंकर उरांव जी, जो जनजातीय मोर्चा के, बीजेपी के जनजातीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या बीजेपी 2024 के चुनाव में झारखंड के संदर्भ में बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बनाने जा रही है? देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है, भ्रष्टाचार का मुद्दा बिल्कुल है। और अभी सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी पदाधिकारी से लेके कर्मचारियों के बारे में पूछ लीजिए आप। ये रिपोर्ट आप ही को देंगे, आप तो खोजी पत्रकार भी रहे हैं, स्टिंग भी करते हैं, एक से एक भ्रष्टाचार के आपको स्टिंग मिल जाएंगे, आप कर सकते हैं। अब तुलना करती है, लोग तुलना करते हैं, पहले की सरकार ने के समय क्या था और अभी की सरकार के समय क्या चल रहा है। और हमारे बहुत मित्र हैं इस सरकार में भी हैं, उस समय तो हम लोग सरकार में थे, इस समय भी बहुत लोग हैं, अधिकारी पदाधिकारी बताते हैं ना क्या चल रहा है। और इसको आम जनता भी इस बात को महसूस कर रही है। प्रखंड स्तरों पे, थाना में जाएगा, जिलों में जाएगा, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। उस समय तो काम होता था, वो डरते थे। जीरो टॉलरेंस। हमारे मुखिया रघुवर दास जी उस समय कहते थे कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस हमारा रहेगा, और उसको हम लोगों ने मेंटेन भी किया। सरकार कर्मचारी जो घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो भी डरते थे। भ्रष्टाचार एकदम रुक जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है, और कंट्रोल करके आम जनता को लाभ दिया जा सकता है। आम जनता का काम भ्रष्टाचार आसानी से हो रहा है। 2-3 बड़े मामले राज्य में उजागर हुए, वो स्पष्ट चाहे वो खनिज से जुड़ा हुआ मामला हो, जिसमें मुख्यमंत्री की भी भागीदारी, और ईडी लगातार उनसे तलब कर रही है, ईडी जा नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री। तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा? सीधे हेमंत सोरेन के चेहरे से टकराने की कोशिश ये करेगी बीजेपी? हेमंत सोरेन के चेहरे से आपने टकराने क्या है? हेमंत सोरेन जी जो जिससे टकराना है भाई, वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री तो हैं। मुख्यमंत्री है, उससे टकराना क्यों है? हाँ, सच को जनता के बीच में ले जाना है। और बाकी चीजें भ्रष्टाचार के विषय हैं तो उसके लिए तो तंत्र है, उसको कंट्रोल करने के लिए, न्याय करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कानून है। उसको कानून काम कर रही करेगी, लेकिन उससे व्यक्तिगत रूप से या राजनीतिक रूप से क्या टकराव है?
आप एक राजनीतिक दल, हम भी राजनीतिक दल हैं, हम सच के साथ हैं, आप झूठ के साथ हैं, तो आप झूठ और सच में जब टकराव होगा आपके अनुसार, तो किसका क्या होता है वो तो बहुत स्पष्ट है। सच को तो हम लोग बोलेंगे और बोल भी रहे, कहेंगे और कहते रहेंगे। हेमंत सोरेन और जनता भी महसूस हेमंत करेगी, सोरेन की कर रही है की भागीदारी जितनी ज़्यादा ईडी की नोटिस और ईडी का मुकदमा जितना ज़्यादा उन पर कार्रवाई तेज की जा रही है, देखा जा रहा है कि जनजातीय समुदाय में इस बात की भी आशंका लोगों में बढ़ रही है कि हेमंत सोरेन परेशान किए जा रहे हैं, हेमंत सोरेन को सरकार चलाने नहीं दिया जा रहा। यह भी एक बात छिड़ गई है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना आपको नहीं लगता कि हेमंत सोरेन पर कार्रवाई करने का नतीजा जो है वो बिल्कुल उल्टा हो जाए? हमारे हेमंत सोरेन जब चारों तरफ से अपने उसमें जाल में फंसने लगते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हाँ। सहानुभूति बटोरने का प्रयास करते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए ऐसा। भ्रष्टाचार के मामले में आदिवासी क्या गैर आदिवासी क्या, भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी ही है, चाहे जो भी हो। अब वो विक्टिम कार्ड खेलने का कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि इसका बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो आम जनता अब इन सब चीज़ों को, किसी भी राजनीतिक दल का, इन सब चीज़ों को समझने लगी है। कांग्रेस के एक सांसद हैं धीरज प्रसाद साहू, खबरों में आपने भी पढ़ा होगा, आपके पड़ोस के ही हैं। बड़ी मात्रा में उनके यहाँ करोड़ों रुपये बरामद किए गए हैं। यह भी एक भ्रष्टाचार के दोनों मुद्दे आपके पास होंगे। बीजेपी इन दोनों धीरज साहू के मुद्दे पर भी बड़ी आंदोलन की तैयारी में है, निश्चित तौर पर। इसलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार ही बड़ा मुद्दा हो जाएगा चुनाव का, जिसके आगे या उसके सामने सारे मुद्दे गौण हो सकते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। एक विषय और आएगा, भारतीय जनता पार्टी का आने वाला समय में एक बड़ा विषय होगा माटी रोटी और बेटी बचाने का, जो सीधे यहाँ के लोगों की बुनियादी समस्या है। ये विषय भी आने वाला है और इस पर काम हो रहा है। और आने वाला समय में ये जो संवेदनशील विषय है, इस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और ये माटी रोटी बेटी ही सभी चीज़ों को एड्रेस करता है, सभी चीज़ों को इसके अंदर समाहित है। और यही बुनियादी आम लोगों की, जनजातियों की तो मूल समस्या इन 3 शब्दों के अंदर है। और इस पर हम लोग एसटी मोर्चा भी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और जो भ्रष्टाचार का जो विषय कह रहे हैं, निश्चित तौर पर हमेशा भ्रष्टाचार का विषय रहता है और रहेगा। और कौन चाहता है कि खुलेआम लूट हो? कौन चाहता है कि लूटपाट हो और जनता की गाड़ी कमाई को, जनता का टैक्स को आदमी उड़ाए, मौज उड़ाए? और इसी के लिए तो तंत्र है, और तंत्र अपना काम करती है। कोर्ट है, कचहरी है, ईडी है, सीबीआई है, ये क्या कहते हैं, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, अलग अलग जो भी है, अलग अलग भ्रष्टाचार के अलग अलग आयाम को अलग अलग से कंट्रोल करने के लिए हमारा पूरे प्रजातंत्र के अंदर तंत्र खड़ा है और वो काम करती रहती है। हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि झारखंड में गैर आदिवासी अधिकारी सरकार के काम को संजीदगी से नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये इशारा है उनका कहाँ था? मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रिंसिपल कहेगा, मान लीजिए किसी विद्यालय का प्रिंसिपल कहता है हमारे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो आप किस बात का प्रिंसिपल भाई? वही बच्चा नहीं सुनता है, उसको ठीक करने के लिए तो आपने जिम्मा लिया है, और उसके बाद आप अपने अधिकारियों के लिए आप कह रहे हैं मेरी बात नहीं सुनता है। इससे दुर्भाग्य और शर्मनाक स्टेटमेंट उसको कहना चाहिए, हमसे नहीं संभल रहा है, अब लो हम नहीं करेंगे, ऐसा कहना चाहिए। अब ये कौन सा विक्टिम कार्ड है भाई? आपके हाथ में कोड़ा है, आपके हाथ में कंट्रोल है तंत्र का। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए तेरी आपके शब्दों में आप इस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे तो बहुत हास्यास्पद है एक मुख्यमंत्री का। निश्चित तौर पर मैं अगर कहीं पर मिलूंगा तो ऐसा स्टेटमेंट मत दिया करो, इससे हमारे झारखंड का इज्जत जाता है। कहीं हमसे भेंट हो जाए तो मैं जरूर इस बात को कहने वाला हूँ। चलिए, ये बात उनसे कहिएगा। हाँ। जो कुछ कहना था हमारे प्रोग्राम में आपने कहा, आपने समय दिया, इसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादा सोरेन शो में हमारे साथ थे बीजेपी के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव जी। 5 राज्यों के चुनाव हुए जिनमें 3 में बीजेपी ने बाजी मारी है और अब आने वाले लोकसभा और विधानसभा झारखंड की तैयारी है बीजेपी की।
मुद्दे क्या क्या होंगे, इन सब मुद्दों पर हमने इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान बातचीत की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी लेते हैं विदा। नमस्कार।